सो गाइस, आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। डोमेन्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और क्यूरी लॉ और क्यूरी वॉइस लॉ पढ़ेंगे। तो पहले डोमेन्स की बात कर लेते हैं। तो जब भी हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल देखेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल आपका उसका स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे तो वो कुछ ऐसे एरोज से शो किया हुआ होगा। जैसे मैं ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बना दे रहा हूँ। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर है, आप पैरामैग्नेटिक का देखोगे, एंटी फेरोमैग्नेटिक का देखोगे, किसी का भी देखोगे तो वो स्ट्रक्चर जो है आपका वो ऐसे एरोज से शो किया हुआ होगा। तो ये जो एरोज है आपके, ये टाइनी मैग्नेट्स है। ये आपके टाइनी मैग्नेट्स है। ये यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक वेक्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये आपकी डायरेक्शन बता रहे हैं वहां पे और स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की कितनी है। ठीक है। और ये सब जो है आपके कंबाइंड होकर टोटल मैग्नेटिक इफेक्ट बताते हैं उस मटेरियल का। ठीक है। अगर ये सब एक ही लाइन में अलाइन हो रखे हैं, ये एक ही लाइन में जैसे इसमें अलाइन हो रखे हैं, तो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, मान लो जैसे ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो इनका इफेक्ट कम होगा। ठीक है। तो इनके अलाइनमेंट पे ही मैग्नेट का इफेक्ट डिपेंड करता है। ओके। तो डोमेन्स आपके एक तरह से स्मॉल रीजन है जिसमें आपका मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। ओके। सो हम मैग्नेटिक मटेरियल को अगर हम मान ले, अगर हम इस मैग्नेटिक मटेरियल को हम एक ग्रुप ऑफ टाइनी मैग्नेट मान ले, टाइनी मैग्नेट्स का एक ग्रुप मान ले, और ये सब आप देख रहे हो कि जैसे कंपास नीडल होती है उसी की तरह से ये एक डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो टाइनी मैग्नेट्स है, ये सब आपके क्या है, ये सब टाइनी मैग्नेट्स आपके एक्चुअल में डोमेन है। ठीक है। तो अगर हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक ग्रुप ऑफ टाइनी मैग्नेट्स कह रहे हैं और ये सब उसकी एक डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे आपका कंपास की निडल करती है और उसी तरह से आपका क्या है, ये सब अगर पॉइंट कर रहे हैं तो ये ग्रुप ऑफ टाइनी मैग्नेट्स आपका डोमेन होगा। ठीक है। तो हर एक डोमेन की आपकी एक पर्टिकुलर आपकी डायरेक्शन होती है। ठीक है। या तो आपकी साउथ होगी या नॉर्थ होगी। ठीक है। जैसे आपकी कंपास निडल की होती है अर्थ मैग्नेटिक, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। ठीक है। तो उसी तरह से इनकी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, एक सर्टेन डायरेक्शन होगी। ठीक है। अगर ये आपका मैग्नेटिक मटेरियल डीमैग्नेटाइज है या फिर अनमैग्नेटाइज है, अभी तक मैग्नेटाइज नहीं हुआ है, तो फिर ये आपके हो सकता है ये जो डोमेन्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के बाद ये सब सेम ही डायरेक्शन में, ज्यादातर एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और इसी प्रोसेस को आपकी एक तरह से मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं, कि इन सब डोमेन्स को एक ही डायरेक्शन में अलाइन करने की प्रोसेस को बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा के इन्हें अलाइन करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की। तो डोमेन्स आपको समझ में आ गया कि ये अगर हम आपका किसी मैग्नेटिक मटेरियल को हम अगर एक ग्रुप ऑफ टाइनी मैग्नेट मान ले, छोटी छोटी मैग्नेट जोड़ के हमने एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल बनाया है, तो वो छोटी छोटी मैग्नेट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो कर रही होगी। और वो- उन वो जो टाइनी मैग्नेट्स है, वो आपकी क्या, हम उन्हें क्या कह सकते हैं, उन्हें हम डोमेन्स कह सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ। तो मैग्नेटिक मटेरियल आपके 6 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट इज, लेट्स सपोज, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज पैरामैग्नेटिक। थर्ड इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। फोर्थ इज
एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। फिफ्थ इज फेरीमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंड सिक्स्थ वन इज सुपर, सुपर पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो अब अगर हम देखें कि आपका फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो आपके बहुत ही स्ट्रोंगली आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड से। ठीक है, अगर हम एक एक्सटर्नल फील्ड लगाए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे उसे मैग्नेटाइज करने के लिए, तो वो उससे बहुत ही स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे, बहुत ही स्ट्रोंगली अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब के सब आपके डोमेन्स ज्यादातर उसी की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगे जिस डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, और अगर हम वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेंगे तो भी आपके वो जो अलाइनमेंट हुआ है उन डोमेन्स का वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो मैग्नेटाइज ही रहेगा। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके मैग्नेटाइज ही रहते हैं, अगर हम आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी हटा ले तब भी वो मैग्नेटाइज ही रहेंगे। ठीक है, और ये जो बिहेवियर है कि आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेने के बाद भी वो जो डोमेन्स है वो आपके उसी डायरेक्शन में आपके मैग्नेटाइज रहते हैं, अलाइन रहते हैं, इसी की वजह से आपका हिस्ट्राइसिस बिहेवियर शो होता है। ठीक है, और आपका हिस्ट्राइसिस लूप बनता है। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे अगर हम इसके एग्जाम्पल ले तो इसके एग्जाम्पल आपके आयरन हो गया, ठीक है, या फिर आपका निकिल हो गया, या आपका कोबाल्ट हो गया। ठीक है, तो ये आपके फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल है। और अगर हम बात करें कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी से अगर हम इन्हें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी आपकी वेरी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, वेरी हाई होती है, वेरी हाई। ओके, और ये हम कह सकते हैं कि ये वन से काफ़ी बड़ी होती है, वन से काफ़ी बड़ी होती है। और अगर हम रेंज की बात करें तो लगभग लगभग इसकी रेंज जो है वो 10⁻² से 10⁻⁴ तक होगी इसकी रेंज कम से कम। ठीक है, और इससे भी हायर हो सकती है और इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, वो मटेरियल टू मटेरियल डिपेंड करता है। ठीक है, तो मतलब इवन हायर। ओके। ओके, सो तो अगर हमें आपका परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि आपका वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइज हो जाएंगे, और मैग्नेटाइज हो जाने के बाद अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लेंगे तो भी वो मैग्नेटाइज ही रहेंगे, और यही हिस्टैरिसीस लूप इसी वजह से बनता है आपका। ठीक है, ओके, सो अब हम आते हैं हमारे दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपके पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगली आपके अट्रैक्ट नहीं होते मैग्नेटिक फील्ड से, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप लगाओगे उससे, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ओके, बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो और इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो जैसे ही आप एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, इनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। मैग्नेटाइजेशन इनका मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपका वो डिसअपियर हो जाएगा जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करोगे। एज यू रिमूव अप्लाइड फील्ड, जैसे ही आप एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड हटाओगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे।
ठीक है। तो इनका एक्सटर्नल फील्ड हटाते ही डिमैग्नेटाइज हो जाएंगे, तभी तक मैग्नेटाइज रहेंगे जब तक आपका अप्लाइड फील्ड रहेगा। ठीक है। तो अगर हम इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी देखें तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव ही होती है, बट रेंज जो है वो काफी कम है। ठीक है। रेंज जो है इसकी वो काफी कम है, दैट इज 10⁻⁻5 से लेकर 10⁻⁻3, और इससे भी कम भी हो सकती है, और इससे इवन इवन लोअर, और इससे भी कम हो सकती है। ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आपकी उनकी ससेप्टिबिलिटी काफी कम होती है। ओके। सो नाउ our next is डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो ये आपके एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि रिपेल होते हैं। ठीक है। ये अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि रिपेल होते हैं। ठीक है। और बहुत ही वीकली रिपेल होते हैं, स्ट्रोंगली रिपेल भी नहीं होते, बहुत ही वीकली रिपेल होते हैं। और क्योंकि ये रिपेल हो रहे हैं तो इसका मतलब इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होगी। ठीक है। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल के, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आप एग्जाम्पल ले सकते हो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के जैसे आपका इसमें ज़्यादातर आते हैं ऑक्सीजन और प्लेटिनियम, प्लेटिनियम प्लेटिनम, और हम एल्यूमिनियम भी आपका इसमें ही आता है, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के आपके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। ऐसे ही आपका डाईमैग्नेटिक मटेरियल आपका मैंने बताया कि आपका ये जो है रिपिल होते हैं, रिपिल्ड बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। ठीक है। तो ये अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपिल होंगे। ठीक है। और वो भी वीकली होंगे। ठीक है। और आपकी क्योंकि ये रिपिल हो रहे हैं, देयरफॉर इनका मतलब इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो आपकी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव होगी, है ना। और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका वाटर। वाटर। ठीक है। वाटर और कॉपर, वाटर और कॉपर दोनों ही हमें पता है, और दोनों के दोनों ही आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज अवर एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके। सो अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल की रेंज की बात करें तो वो आपकी रेंज, उसकी रेंज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रेंज की बात करें अगर हम नंबर्स में, तो वो आपकी क्योंकि नेगेटिव होगी तो -10⁻⁻5 से लेके -10⁻⁻9 तक होगी, और इससे भी इवन लोअर भी हो सकती है, और इससे भी कम भी हो सकती है। ठीक है। वीकली है इसलिए इतनी कम वैल्यू है, और रिपेल कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में, आज जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि फेरोमैग्नेटिक है लेकिन एंटी एंटी फेरोमैग्नेटिक है, तो मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में आपके अलाइन हो जाएंगे डोमेन्स, जब आपका एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड इन पे अप्लाई किया जाए, जब एक्सटर्नल फील्ड इन पे अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। तो इसी वजह से इन मैग्नेटिक मटेरियल्स का जो फील्ड, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो भी काफी कम है, क्योंकि आपके ये अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देंगे डोमेन्स। ओके। सो
अलाइन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, और क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल आउट नेट मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो देयर फोर इनका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होगा वो भी क्या होगा, वीक होगा, वीक होगा, या फिर होगा ही नहीं, नो मैग्नेटिक बिहेवियर। आप कह सकते हो कि वीक होगा, ठीक है। तो जैसे आपका मैंगनीज हुआ, इसका एग्जांपल मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड आपकी एंटी फेरोमैग्नेटिक में आती है, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हम इसकी रेंज देखें कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रेंज क्या होगी, अब मैंने बताया क्योंकि वीक है और नो मैग्नेटिक बिहेवियर भी हो सकता है, तो नो का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जीरो भी हो सकती है, यानी कि क्लोज टू जीरो, ठीक है, और वेरी लो, वेरी लो, या फिर हम कह सकते हैं क्लोज टू जीरो, ठीक है, तो बहुत ही कम होगी। या अगर हम ऑर्डर में देखना चाहते हैं 10⁻⁻⁹ या फिर उससे भी लो, और इवन लोअर, और या फिर उससे भी कम, ठीक है, तो इतनी इनकी लगभग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, ठीक है। तो मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड आपकी केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। तो ये कुछ रिएक्शंस में ये काम में आती है। तो इसका मैंगनीज ऑक्साइड जो है आपका, इसका केमिकल फॉर्मूला MnO2 होता है, ठीक है। अब इसकी केमिस्ट्री तो छोड़ो, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो गया। आफ्टर दैट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, ओके। सो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स आपके कैसे होते हैं, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही तरह होते हैं, लेकिन उनमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, और ये मैग्नेटिक मटेरियल आपके हिस्टैरिसीस बिहेवियर तो शो करते हैं, मतलब जब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाता है तो ये आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं, और हटाने के बाद डीमैग्नेटाइज नहीं होते इतनी आसानी से। लेकिन इनका जो हिस्टैरिसीस लूप है, ठीक है, अगर मैं हिस्टैरिसीस लूप की बात करूं, फेरोमैग्नेटिक में हिस्टैरिसीस लूप की बात करूं, मैं फेरोमैग्नेटिक में हिस्टैरिसीस लूप की बात करूं, मैं यहाँ पे छोटा सा बना दे रहा हूँ, हिस्टैरिसीस लूप की बात करूं, ये आपका M है, ये आपका H है, तो उसका हिस्टैरिसीस लूप ऐसे उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, फिर आपका ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, और ऐसे होगा, फिर ऐसे ऐसे, और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख रहे हो कि ये सिमेट्रिक है, ये क्या है, सिमेट्रिक है, और ये है आपका हिस्टैरिसीस लूप इन केस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में है, ये जो आपका, ये मैंने हिस्टैरिसीस लूप बनाया है, हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में है, लेकिन आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, ये आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं आपके, वो फेरोमैग्नेटिक की तरह ही बिहेव करते हैं, लेकिन और वो हिस्टैरिसीस लूप भी शो करते हैं, हिस्टैरिसीस बिहेवियर भी शो करते हैं, लेकिन उनका हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस जो लूप जो होता है वो नॉट सिमेट्रिक होता है, वो सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। और
इन आपको इसके एग्जांपल्स को, इसके जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं उन्हें फेराइट भी बोलते हैं, फेराइट्स आपने सुने भी होंगे, फेराइट्स भी बोलते हैं। और ये आपके सिरेमिक कंपाउंड होते हैं आयरन ऑक्साइड या अदर मेटेलिक ऑक्साइड्स के, जैसे कि आपका कोई भी आयरन ऑक्साइड आपकी, वो आपकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल होगी। तो अगर हम इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी आपकी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे क्योंकि आपकी फेरोमैग्नेटिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। और रेंज होगी उसकी, रेंज होगी 0.1 से लेके, यानी कि 0.1 क्या लिखूँ जब मैं 10 रेज टू पावर में लिख रहा हूँ, तो 10 रेज टू पावर -1 टू 10 रेज टू पावर -3, या फिर उल्टा लिखना चाहिए था, 10 रेज टू पावर -3 ज़्यादा छोटा होता है, 10 रेज टू पावर -3 टू -3 टू -1, ठीक है। इतनी लगभग इसकी रेंज होती है, और इससे ज़्यादा भी होती है और हायर भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो इतनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी लगभग लगभग होती है इसकी। लेकिन एक चीज है कि इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कम होती है हमेशा, इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कम होती है, लेस देन, ओके। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से कम होती है, ओके। तो अब हम आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि है सुपर पैरामैग्नेटिक। या फिर उससे पहले हमें एक इसका, हमने इसका एक एग्जांपल नहीं दिया। हम फेराइट्स का एक एक दो एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आपके सिरेमिक कंपाउंड्स होते हैं आयरन के, जैसे हम कह सकते हैं कि आपका Fe3O4 होता है, ठीक है। ये आपका बहुत ही फेमस है एग्जांपल, तो ये तो लगभग सबको ही पता होगा Fe3O4। तो ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जबकि आपके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आप अगर देखोगे आयरन वगैरह, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके, ये कह सकते हैं हम कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और ये आपके हार्ड भी है ना, हार्ड है ना, ये आपके हार्ड है, ओके। सो और नेक्स्ट टॉपिक इज सुपर सुपर पैरा मैग्नेटिक मटेरियल, सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ओके। सो सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये मटेरियल आपके एक सिंगल मैग्नेटिक डोमेन की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, जैसे एक सिंगल मैग्नेट हो, ठीक है, क्योंकि सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ये। तो क्योंकि सुपर, आप सुपर कंडक्टर देखो, क्योंकि कंडक्टिविटी उनकी काफी हाई होती है, इसलिए ये जो है इनकी मैग्नेटाइजेशन आपकी काफी स्ट्रोंग होती है। ये आपकी बहुत ही स्ट्रोंग आपके मैग्नेटाइज हो जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड से। सो स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज्ड टाइज्ड बाय एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड से ये आपके बहुत ही स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो जैसे ही आपका फील्ड हटाएंगे इनका मैग्नेटाइजेशन आपका खत्म, ठीक है। तो इनका मैग्नेटाइजेशन तभी तक रहेगा जब तक आपका अप्लाइड फील्ड रहेगा। हालांकि ये काफी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं अप्लाइड फील्ड की प्रेजेंस में, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे एक्सटर्नल, वैसे ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे,
ठीक है। और ऐसा बिहेवियर, सुपर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर जो है आपका ज्यादातर नैनो पार्टिकल्स में देखा जाता है, नैनो पार्टिकल्स में ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व्ड इन नैनो पार्टिकल्स। ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आपकी इसकी, अगर हम रेंज की बात करें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की, तो सीधी सी बात है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इसकी काफ़ी हाई होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है। तो जैसे फेरोमैग्नेटिक की काफ़ी हाई थी वैसे इसकी भी काफ़ी हाई होगी। तो 10⁻² से लेके 10⁻⁴ तक और हायर भी हो सकती है। ठीक है। बस इसमें और उसमें एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस हो गया। ठीक है। और दूसरा इस चीज़ का डिफरेंस है कि उसमें अगर आप एक्सटर्नल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा भी लोगे तो भी मैग्नेटाइजेशन रहेगा, और इसमें जो है वो मैग्नेटाइज हो जाएगी। और इसमें जो है जैसे ही आप फील्ड लगाओगे तो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लोगे वैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ठीक है। तो सुपर पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसा बिहेवियर शो करते हैं। ओके। तो आई होप आपको इन सब मैग्नेटिक मटेरियल्स में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, कौन कैसा है ये समझ में आ गया होगा, एग्जांपल्स पता चल गए होंगे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की रेंज पता चल गई होगी। ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो जिन जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, उन्हें उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके। तो अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। ओके। तो मैग्नेटाइजेशन जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपके या पैरामैग्नेटिक मटेरियल आपके जब एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड आपका अप्लाई होता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो दैट इज मैग्नेटाइजेशन। ओके। तो मतलब आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उनके डोमेन्स को अलाइन कर देता है, लाइंड अप कर देता है, एक ही डायरेक्शन में कर देता है ज़्यादातर को। तो दैट इज मैग्नेटाइजेशन। तो अगर हम उस मैग्नेटाइजेशन को अगर हम समझे तो ओके, सो मैग्नेटाइजेशन, तो मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन और मैथमेटिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटाइजेशन आपका मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है। ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है वैसे ही मूवमेंट। ओके। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ये नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है मटेरियल का। ठीक है। नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, नेट। ओके। सो जैसे कि हम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो हम इसे कहते हैं, आपका अगर नंबर ऑफ लूप्स n है, नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो हम कहते हैं कि n i a होगा। n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, I is the current, A is the area। ओके। और इसका हम एक और फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि हम पोल स्ट्रेंथ के टर्म्स में इसका एक फॉर्मूला लिख दें, जैसे आपका डाइपोल मोमेंट, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट होता है, उस तरह से भी इसका एक फॉर्मूला लिख सकते हैं।
तो अगर हम इस फॉर्मूले को लिखेंगे तो मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी NIA/V। तो आपका वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, तो M इक्वल्स टू N/L इंटू आई हो जाएगा। तो N/L नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम अगर स्मॉल n कह दें तो मैग्नेटाइजेशन विल बी Ni। ओके, तो मैग्नेटाइजेशन का ये फॉर्मूला भी आपका आ जाएगा। ओके, सो नाउ अगर हम मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का रिलेशन देखें, चलो वो बाद में देखेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पढ़ चुके होंगे, उसके बाद वो उसका रिलेशन देखेंगे मैग्नेटाइजेशन के साथ। तो मैग्नेटाइजेशन को हम मोटे तौर पे टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। ठीक है, कि कितना आपका एक तरह से मैग्नेट का पोलराइजेशन हुआ है एक्सटर्नल फील्ड से पर यूनिट वॉल्यूम। दैट फील्ड दैट इज, ये आपका तरीका है, दैट इज द वे टू डिफाइन मैग्नेटाइजेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। So our next topic is magnetic field. Okay, सो मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि ये आपका एक रीजन है कि कितने रीजन में आपका मैग्नेटिक, अगर आपका यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, देयर इज ए बार मैग्नेट, या फिर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है और वो मैग्नेटाइज हो रखा है, तो कित कहाँ तक उसका उसका इन्फ्लुएंस उसके आसपास के रीजन में किसी एक पॉइंट पे, अगर हम किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो उस एक पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो उस एक पॉइंट पे इस का इस मैग्नेट का कितना इन्फ्लुएंस होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज दैट डिफाइंस अस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ओके, तो ये एक तरह से मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है और इसी का दूसरा नाम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आपका आपका जो मैग्नेटिक मटेरियल है या फिर आपका कोई बार मैग्नेट है, तो उससे जितना मैग्नेटिक फोर्स आपका इस रीजन में आपका एग्जर्ट हो रहा है या आपका इसका इन्फ्लुएंस दिख रहा है किसी पॉइंट तक या कहाँ तक दिख रहा है रीजन में, तो वो जो इन्फ्लुएंस है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो या तो ये मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज से क्रिएट होगा या फिर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक मूवमेंट से क्रिएट होगा एटम्स के। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका अ, इसकी दोनों डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है,
So our next topic is मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, वो ज़्यादातर पता भी होता ही है। और वह है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो चलो नीचे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को शो करेगी। जो आपकी मैग्नेटाइज मटेरियल से जो आपका अगर हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, आपका मान लो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करना चाहते हैं, तो हम एक्सटर्नल जो फील्ड लगाएंगे दैट इज एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे ये करंट के साथ आपका इंक्रीज होता है, तो हम जो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो वो जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। और वो आपकी एक तरह से इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, जो करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा आपकी अप्लाई होगी। ठीक है। तो इसका सिंबल आपका एच है। ओके। सो सो एच को हम बी के साथ कोरिलेट करके भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, या फिर आपका करंट के साथ भी इसका फॉर्मूला है। ओके। सो ये काफ़ी क्वांटिटीज़ के साथ आपका कनेक्टेड है। सो हम कह सकते हैं कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपका कनेक्ट करना चाहे, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नोट, दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी इनटू आपका एच। एच इज आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो आपका ये रिलेटिव परमेबिलिटी है, जो कि आपका परमेबिलिटी, अगर हम किसी एक मटेरियल की परमेबिलिटी देखें, तो किसी एक मटेरियल की परमेबिलिटी आपकी, और उसे डिवाइड कर दें फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम की परमेबिलिटी से, तो हमें रिलेटिव परमेबिलिटी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड और आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ परमेबिलिटी के कांस्टेंट से कनेक्टेड है। ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला आपका ये है, तो इसका फॉर्मूला भी इससे ही आ जाएगा। हम लिख सकते हैं कि तो हम इससे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आपका, अगर हमें आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पता है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है। और अब आप हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की जो ऊपर बात कर रहे थे, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और रिलेटिव रिलेटिव परमेबिलिटी जो है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वन प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम रिलेटिव परमेबिलिटी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप जो वो सारे फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक उन सब की जो रेंज थी मैग्नेटिक
ससेप्टिबिलिटी की, उसे आप रिलेटिव परमेबिलिटी की रेंज में भी शो कर सकते हो। ओके। और एक और फॉर्मूला हम मिल सकता है हमें इससे, अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे रख दें तो हमें मिलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपका वो म्यू नॉट इंटू 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू, ये एक रिलेशन भी हमें मिल जाएगा। ओके। तो और आपका म्यू नॉट का तो आपको पता ही है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम। और इसकी वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁻⁷ होती है। ओके। तो दैट इज द वैल्यू ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके। ये आपको मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूलाज में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड या आपका टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, उन सब में ये मिलेगा आपको। ठीक है। और इसकी यूनिट आपकी हेनरी पर मीटर होगी। ठीक है। ये आपका कांस्टेंट है। सो हमने मैग्नेटाइजेशन आई थिंक पढ़ लिया है ना। हाँ। तो मैग्नेटाइजेशन को अगर हम आपके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से कनेक्ट करें, तो मैग्नेटाइजेशन आपका और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रिलेशन होता है कि मैग्नेटाइजेशन आपका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो मतलब एक्चुअल में कि एक्चुअल में क्या है कि जितना हम आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा अप्लाई, जितना हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा अप्लाई करेंगे, उतना ही आपका मटेरियल जो है, मैग्नेटिक मटेरियल उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एच के। तो मतलब मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इंटू आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है। अब आपका ये मैंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अभी बताया, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपका क्या है, तो अगर इस फॉर्मूले में अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा कि बी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा म्यू नॉट इंटू एच प्लस ये। अब आपका क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो प्रोडक्ट है वो आपका मैग्नेटाइजेशन है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लस मैग्नेटाइजेशन के सम का प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड और प्रोडक्ट विद परमेबिलिटी कांस्टेंट होगा। तो ये रिलेशन है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटाइजेशन के बीच में। ओके। तो मैग्नेटाइजेशन एक तरह से आपका जैसे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी एनालॉजी टाइप है, और आपका ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, कि कितना करंट जो है वो फ्लो किया गया है थ्रू आउट द सोलर, अगर सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड से कितना करंट फ्लो किया गया है। ठीक है। और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आपका थ्रू द मैग्नेटिक मटेरियल आपका फ्लो हो रहा है। ठीक है। so this is the relation between all of them. Okay. so now अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इज, अच्छा हमने पैरामैग्नेटिक का कर्व देख लिया है ना, और सॉरी फेरोमैग्नेटिक का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ के साथ कर्व देख लिया, और आपका इसका भी कर्व देख लिया, एंटी फेरोमैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक का, इसका एसिमेट्रिक होगा इसका सिमेट्रिक होगा, है ना। और आपका ठीक है।
तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बाकी है, क्यूरी लो। क्यूरी लो एंड क्यूरीज वाइस लो, ये दो लॉज आपके बाकी है। ठीक है, तो आपकी जो ये मैग्नेटिक मटेरियल्स है, इनकी ये मैग्नेटिक मटेरियल, ये फेरोमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये भी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो हो सकता है पैरामैग्नेटिक आपका आपका जो फेरोमैग्नेटिक है वो पैरामैग्नेटिक बन जाए। ठीक है, तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, ऐसा नहीं है कि ये आपके सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये सब जो है रेंज से चेंज हो जाती है टेम्परेचर के चेंज होने के अकॉर्डिंग, और फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। तो आपके जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो आपके क्यूरीज लॉ को अ, आपके जो एक्चुअल में क्यूरी लॉ जो है, क्यूरी लॉ वो ये है कि आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स वो आपकी क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो मतलब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज क्यूरीज कांस्टेंट। क्यूरीज कांस्टेंट। ओके, सो ये आपका ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स ही से फॉलो करते हैं। लेकिन जो आपका क्यूरी वाइस लॉ जो है वो आपका एक्चुअल में क्यूरीज लॉ का ही जनरलाइजेशन है, मतलब थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर चला गया। वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी उसे फॉलो करते हैं। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो आपका एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल बिहेव करने लगते हैं आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर, आफ्टर टीसी जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल बिहेव्स बिहेव्स लाइक पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, वो भी पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो इसका मतलब आपका उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं टी माइनस टी सी की। ठीक है, क्योंकि टीसी के बाद वो क्या करेंगे, एज ए पैरामैग्नेटिक बिहेव करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप इसमें से हटाओगे प्रोपोर्शनैलिटी तो आपका यूरीज कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, तो ये आपका ये है क्यूरीज वाइस लो, क्यूरीज वाइस लो। ये वाइस आपका जर्मन वर्ड है, इसका मीनिंग तो वाइट है। तो क्यूरीज वाइस लो, और ये आपका क्यूरीज लो है जो कि आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ही है ओनली, और ये आपका फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों में काम करेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो सी है वो क्यूरी वाइस कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम टीसी की वैल्यू कैलकुलेट करें एक रिलेशन निकालना चाहे टीसी के लिए, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो अभी ऊपर हमने एक रिलेशन देखा था कि मैग्नेटाइजेशन जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, और एच को हम कह सकते हैं कि वो आपका बी बाय म्यू नोट है। ठीक है, म्यू है अगर इन केस ऑफ आप बात कर रहे हैं तो म्यू है, नहीं तो म्यू नोट है। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यूज रखें तो हम कह सकते हैं ससेप्टिबिलिटी आपकी कितनी हुई, एम बाई एच हुई, और एम की और एच की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, बी ऊपर म्यू नोट, है ना।
ओके। और ये आपका, और क्यूरीज लॉ से किसके इक्वल होना चाहिए, सी बाय टी के इक्वल होना चाहिए, क्यूरीज कांस्टेंट इन अपॉन टेम्परेचर, है ना। ओके। सो सो क्यूरीज लॉज बेसिकली आपका टेम्परेचर का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से रिलेशन बताता है। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटाइजेशन से, और आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से रिलेशन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो उनसे हम इसे टेम्परेचर से कनेक्टेड कर सकते हैं फॉर पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, इन दोनों के लिए हम उसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो अब अगर हम आपका टीसी की कैलकुलेशन की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, ये आपका, ये तो हो गया क्यूरीज लॉ के लिए। अगर हम क्यूरी वाइस लॉ में ये जो टीसी कांस्टेंट आया है, ये टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसके बाद वो एज पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, तो वो टेम्परेचर कितना होगा, वो अगर हम निकालने की बात करें, तो हम कहें कि आपका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एम म्यू नोट बाय बी हो गई, दैट इज दिस। ओके। तो अब ये एक्चुअल में ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए ये बी ना होके बी प्लस लैम्डा एम हो जाती है, मैग्नेटाइजेशन का भी कुछ फैक्टर उसमें एड अप होता है। ठीक है। तो अब ये जो है, ये है आपका सी बाय टी, और ये है एम म्यू नोट बाय बी प्लस लैम्डा एम। ओके। तो हम कह सकते हैं आपका कि आपका, अगर हम दोनों को इन्हें बी से डिवाइड कर दें, बी से डिवाइड कर दें, तो हमें मिलेगा सी बाय टी एम म्यू नोट अपॉन बी अपॉन वन प्लस लैम्डा एम बाय बी। ठीक है। और इसकी उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिलेगा सी बाय टी इंटू वन प्लस लैम्डा एम बाय बी इक्वल्स टू एम म्यू नोट बाय बी। अब ये एम म्यू नोट बाय बी क्या था, एम म्यू नोट बाय बी, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसे हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज सी बाय टी इंटू वन प्लस लैम्डा एम बाय बी। ओके। सो नाउ, और फिर अगर यहाँ पे भी हम इन्हें चेंज कर दें, यहाँ पे भी परमेबिलिटी बाय बी। So we will calculate the value of TC, और TC की वैल्यू हम कॉन्स्टेंट्स के टर्म में कैलकुलेट करेंगे, और ये आगे की कैलकुलेशन हम TC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ही कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि T/C इक्वल्स टू वन बाय परमेबिलिटी ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट प्लस लैम्डा एम बाय
ससेप्टेबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। और अब हम इस वैल्यू से अगर हम देखें तो आपका जो क्यूरी वेस लॉ है उससे इससे कंपेयर करके टीसी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम क्यूरी वाइस लॉ से भी टी बाई सी निकाल लें और इससे भी टी बाई सी निकला हुआ है और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि टी बाई सी माइनस लैम्डा एम बाय ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट जाई बी इक्वल्स टू 1 बाय ससेप्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अब इस इक्वेशन को हम उस इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम सी से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो विल गेट दिस इक्वेशन। और हम इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल करके अब हम इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से अबाव इक्वेशन से यानी कि आप कह सकते हो क्यूरी वाइस लॉ से कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करके टीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट वैल्यू जिस पे मैंने अभी एनसर्कल किया है ये वैल्यू आपकी टीसी की वैल्यू होगी। तो हम लिख सकते हैं कि टीसी यानी कि क्यूरी कांस्टेंट इक्वल्स टू सी लैम्डा एम बाय जाई बी। So that is the value of Curie's टेम्परेचर। सो इस टेम्परेचर के बाद से ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का बिहेवियर चेंज होगा। और ये जो आपका लैम्डा है ये वाइस मोलिक्यूलर फील्ड कांस्टेंट है। दैट इज वाइस मोलिकुलर फील्ड कांस्टेंट। ओके, सो अब हम अगर चाहे तो इसमें से कुछ वैल्यूज़ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे m बाय बी जो है आपका जाई बाय म्यू नॉट होगा। तो अगर हम इस वैल्यू को रिप्लेस कर दें इस टीसी की वैल्यू में से तो हमें मिलेगा सी लैम्डा बाय म्यू नॉट। तो टी सी इक्वल्स टू सी लैम्डा बाय म्यू नॉट। तो हम देख सकते हैं कि टी सी जो है वो आपके सब कॉन्स्टेंट पे डिपेंड कर रहा है। क्यूरी कॉन्स्टेंट पे, वाइस में मोलिकुलर फील्ड कॉन्स्टेंट पे और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस पे। तो सब के सब कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब टी सी भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी। सो इस तरह से हम टी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, so this is the calculation for TC. I hope you understand all the things. और अगर आप ये सब समझ गए हैं तो आई होप अब हम आगे टीसी की कैलकुलेशन के बाद आगे हम अब समझेंगे कि ग्राफ अगर हम बीच कर्व वगैरह ड्रॉ करें तो वो कैसे ड्रॉ होंगे। और सो जैसे क्यूरी टेम्परेचर है वैसे एक नील्स टेम्परेचर भी होता है। सो वो हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो अभी हम ग्राफ को डिस्कस कर लेते हैं बीएच कर्व को। तो अगर आपका एक्स एक्सिस पे एच है और वाई एक्सिस पे बी है तो आपका जो बीएच कर्व होगा डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो कैसा होगा ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आपका
वैक्यूम की परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग वैक्यूम से आपका ये स्ट्रेट होगा बिल्कुल लीनियर, और उससे डाईमैग्नेटिक का स्लोप जो है वो उससे कम होगा। ओके, तो इसलिए हमने इसका स्लोप, डाईमैग्नेटिक का स्लोप जो है उसकी परमेबिलिटी क्योंकि कम होगी तो इसलिए उसका स्लोप भी कम होगा, तो वो हमने नीचे रखा है। और उसके बाद दैट इज़ द कर्व ऑफ सुपर कंडक्टर। अगर आपका कोई सुपर कंडक्टर होगा तो उसका बी एच कर्व इस टाइप से दिखेगा जो मैंने अभी ड्रॉ किया है। ओके, सो ये आपका सुपर कंडक्टर का हो गया। अभी हमारा ये है हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल का कर्व, बी एच कर्व। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल का थोड़ा सा आपका हाई जाएगा स्लोप वैक्यूम से, और ये है हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। जैसे कि आप देख सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पहले आपका फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो आपका पैरामैग्नेटिक कर्व की तरह ही लीनियर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, देखो पैरामैग्नेटिक के, तो उसके जैसा ही बिहेवियर शो कर रहा है एक डेफिनेट पॉइंट के बाद से। ओके, तो आप ये कर्व देख के इनके बिहेवियर समझ सकते हो कि बी और एच में किस टाइप के रिलेशन ये शो करते हैं, डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड डिफरेंट। ओके, सो क्योंकि सबकी आपकी परमेबिलिटी भी अलग अलग है, इस वजह से भी ये इफ़ेक्ट आपका अलग अलग कर्व आ रहा है। ओके, सो आई होप यू गाइज all लाइक माई वीडियो, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई सजेशन है या आप किसी और वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।